गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है। यह कहावत आपने कई बार सुनी होगी। बांग्लादेश के साथ इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। बांग्लादेश इन दिनों पाकिस्तान के साथ गलबैयां कर रहा है, उसे अपना अजीज दोस्त बता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की हकीकत दुनिया जानती है। सबको पता है पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री चलती है। यहां के कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ क्या सुलूक करते हैं, बांग्लादेश में भी अब यही सब हो रहा है। जेल से भागे आतंकियों के हाथ में बंदूक आ चुकी है। कट्टरपंथी हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं और अब तो यहां के प्रोफेसर भी आतंकियों की भाषा बोलने लगे हैं। बांग्लादेश उस रास्ते पर निकल चुका है जहां से उसकी बर्बादी का सफर शुरू होता है। बांग्लादेश की सरकार ने ठान लिया है वो अपने मुल्क को फना करके रहेंगे। अब बांग्लादेश में भी वो सब हो रहा है जो उसके दोस्त पाकिस्तान में होता है। जैसे पाकिस्तान में सरकार महज कठपुतली होती है, कमान सेना, आईएसआई और आतंकियों के हाथ में होती है, ठीक वैसे ही बांग्लादेश की कमान अब कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुकी है, जो चीन और पाकिस्तान के इशारे पर नाच रहे हैं। बांग्लादेश की पूरी जो बागडोर है वो या तो आर्मी के हाथ में चली गई है या बीएनपी और जमाते इस्लामी जैसे एक्सट्रीम रिलीजियस ग्रुप्स के जो वायलेंट और तकरीबन दहशतगर्द हैं, उनके हाथ में बांग्लादेश की सरकार की बागडोर चली गई है। दुनिया बांग्लादेश की हकीकत जानती है चीन और पाकिस्तान के दम पर ही बांग्लादेश भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। 5 अगस्त को हसीना के देश छोड़ने के बाद चीन ने देश के कट्टर इस्लामिक नेताओं की बीजिंग में बड़ी बैठक बुलाई थी। इतना ही नहीं, 25 नवंबर को चिन्मय कृष्ण प्रभु को जब ढाका पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसी दिन ढाका में चीनी दूतावास ने इस्लामी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया था, जिसमें बांग्लादेश जमाते इस्लामी, हिफाजते इस्लाम बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस, बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन और निजाम इस्लाम पार्टी के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चीनी राजदूत याओ वेन भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्हें ढाका के सबसे सक्रिय विदेशी राजनयिक माना जाता है। इतना ही नहीं, SIPRI की रिपोर्ट बताती है चीन ने 2019 और 2023 के बीच बांग्लादेश को 72% हथियारों की आपूर्ति की है। इधर पाकिस्तान से भी समंदर के रास्ते बांग्लादेश हथियारों की खेप पहुंची है। और अब बांग्लादेश का एक प्रोफेसर जिसका नाम शाहिदुज्जमा है, चीन और पाकिस्तान के दम पर खुलकर भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहा है। कौन है प्रोफेसर शाहिदुज्जमा? इसने भारत के खिलाफ क्या कहा है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए, बांग्लादेश को समझ आ चुका है, वो जान चुका है हिंदुस्तान हिंसा की इन तस्वीरों को और बर्दाश्त करने के मूड में कतई नहीं है। हिंदुस्तान आज नहीं तो कल बांग्लादेश को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है और ये फैसला उसके लिए फायदेमंद तो बिल्कुल नहीं होगा। हाल में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की थी और 2 टूक कह दिया था, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को तुरंत रोकना होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लोकसभा में बता चुके हैं भारत इस मामले में क्या कर रहा है। In Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. इसके अलावा देश भर में बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ऐसे में बांग्लादेश की एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक खुलकर सामने आने लगे हैं। अब बांग्लादेश के एक प्रोफेसर ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। इसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को काउंटर करने की अपील की है। इस प्रोफेसर का नाम है शाहिदुज्जमा। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए इस भड़काऊ प्रोफेसर ने पाकिस्तान के साथ एकजुटता जाहिर की है। राफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान सिविल सोसाइटी ने
इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन प्रोफेसर शाहिदुज्जमा समेत कई लोगों ने वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान शाहिदुज्जमा ने जमकर जहर उगला। इसने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्तों को ऐतिहासिक बताया। इसने कहा कि हम ऐतिहासिक बंधनों से बंधे हैं, हम उतार चढ़ाव के दौर से गुजरे हैं, लेकिन हमने हमेशा महसूस किया है कि हम एक दूसरे की जरूरत है। शाहिदुज्जमा ने अपने भाषण में भारतीय हिंदुत्व को बांग्लादेश और पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया। इसने कहा कि दोनों देशों को एकजुट होकर महान दुश्मन का सामना करना चाहिए। अब ये दुश्मन कौन है, आप खुद समझिए। ढाका में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाले अंतरिम सरकार के गठन के बाद से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में कराची से एक मालवाहक जहाज सीधे बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर पहुंचा था। बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान के साथ ये पहला सीधा समुद्री संपर्क था। One of the seven sisters, in order to change the Indian habitual perception, our only answer, as I feel, is nuclearization. Pakistan. Pakistan is the most reliable, trustworthy security ally of Bangladesh. पाकिस्तान परस्त बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिदुज्जमा को भारत के खिलाफ अपने जहरीले बयान के लिए जाना जाता है। शाहिदुज्जमा पहले भी भारत के खिलाफ जहर उगल चुका है। सितंबर में ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान इसने पाकिस्तान के साथ परमाणु समझौते करने की मांग कर दी थी। शाहिदुज्जमा ने पाकिस्तान को बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी बताया, जबकि भारत को बड़ा खतरा कहा था। इसने कहा था, भारत की धारणा को बदलने के लिए हमें परमाणु सक्षम बनना होगा। इतना ही नहीं, इसी महीने की शुरुआत में शाहिदुज्जमा का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें इसने पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदने और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अलगाववादी गुटों को समर्थन देने की वकालत की थी। शाहिदुज्जमा ने भारत पर भरोसा न करते हुए बांग्लादेश को अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने की बात कही थी। পাকিস্তানের কাছ থেকে হয়তো আমাদেরকে খুব অ্যাডভান্সড ফাইটার জেটস কিনতে হতে পারে, তখন কি বলবেন পাকিস্তান প্রীতি? ওই যে J7 যেটা, ওটা চাইনিজ টেকনোলজি এন্ড ইট ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু F-35, বুঝছেন? এবং আমরা ওটা কম দামে পাওয়া যেতে পারে। আজকে যদি আমাদের ধরেন এয়ারবেস গুলায় 3 স্কোয়াড্রন J7 যেটা চীন পাকিস্তান জয়েন্ট প্রযুক্তিতে তৈরি হয় আমরা আনি, এর পারপাস হবে একটা নিবারক হিসাবে কাজ করবে এবং এটা ভারতকে অনেক ডিসকারেজ করবে ভবিষ্যতে। वही बांग्लादेश आज अपनी आजादी की 53वीं वर्षगांठ मना रहा है। वो आजादी जो उसे भारत के बदौलत मिली थी। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने इस मौके पर बांग्लादेश के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम चुनाव की तारीखें 2025 के अंत तक या 2026 की पहली तिमाही तक तय हो सकती है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि चुनाव से पहले कुछ जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। अगर राजनीतिक पार्टियां कुछ जरूरी सुधारों पर सहमत हो जाएं तो 2025 के अंत तक चुनाव कराए जा सकते हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि हमें यह तय करना है कि पिछले 15 साल में जो लोग वोट देने के काबिल हो चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए। छात्र विद्रोह के बाद अब गलती करने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लंबे वक्त के बाद कई युवा पहली बार वोट देंगे। लेकिन यहां सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस चुनाव कराने में इतना लंबा समय क्यों ले रहे हैं? वो किस हक से बांग्लादेश के कर्ता धर्ता बने रहना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जो कि एक अंतरिम सरकार है, वो शेख हसीना और अवामी लीग से बहुत डरी हुई है। इसीलिए अगस्त के महीने के बाद उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 3 महीने के अंदर यानी नवंबर में इलेक्शन होने थे। फिर उन्होंने कहा 3 महीने और ले लेंगे, अगले साल मार्च में इलेक्शन कराएंगे। अब बांग्लादेश की इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन तो अगले साल नवंबर में होंगे या हो सकता है 2026 की शुरुआत में हो। इससे लगता है कि बांग्लादेश के अंदर एक आंतरिक उथल पुथल मची हुई है और वहाँ की इलेक्शन कमीशन को
वहां की सरकार ने भ्रमित कर दिया है, गुमराह कर दिया है और इलेक्शन कमीशन को भी समझ में नहीं आ रहा कि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार जल्द से जल्द इलेक्शन कैसे कराएं। बांग्लादेश में 5 जून को हाईकोर्ट ने जॉब में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। यह आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। यह आरक्षण खत्म कर दिया गया है तो छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस प्रोटेस्ट के 2 महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद सेना ने देश की कमान संभाल ली। शेख हसीना ने यूनिस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और इन सब के बीच अब मोहम्मद यूनुस ने चुनाव को कराने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में भी भारत की ही तरह लोकसभा चुनाव जैसी ही चुनावी प्रक्रिया है। यहां संसद सदस्यों का चुनाव भारत की तरह ही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के जरिए होता है, यानी जिस उम्मीदवार को एक वोट भी ज्यादा मिलेगा उसी की जीत होगी। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के सांसद अपने नेता का चुनाव करते हैं और वही प्रधानमंत्री बनता है। यहाँ की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 50 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आरक्षित सीटों पर चुनाव नहीं होता है, जबकि 300 सीटों के लिए हर 5 साल के अंतराल के बीच आम चुनाव होते हैं। भारत की संसद में लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी होती है, लेकिन बांग्लादेश की संसद में सिर्फ एक ही सदन है। बांग्लादेश में राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक पद है। सरकार पर इसका कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता है। 1991 तक राष्ट्रपति का चुनाव यहां भी सीधे जनता करती थी, लेकिन बाद में संवैधानिक बदलाव किया गया। इसके जरिए राष्ट्रपति का चुनाव संसद के जरिए किया जाने लगा। भारत को हेकड़ी दिखा रहे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद महंगाई से इन दिनों बुरा हाल है। बांग्लादेश के ब्यूरो और स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जुलाई में मुद्रास्फीति की दर 11.66% रही है, जो पिछले 12 साल का उच्चतम स्तर है। ये स्थिति विवादास्पद नौकरी कोटा प्रणाली में विरोध में बड़े पैमाने पर हुए छात्रों के आंदोलन के कारण बनी है। यहां बाजारों में चावल खत्म हो चुका है, मार्केट से आटा गायब है, खाने का तेल भी शॉर्ट हो गया है, सब्जियां और बाकी सामान के दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। नवंबर और दिसंबर में दामों के अंतर की अगर हम बात करें तो नवंबर में बांग्लादेश में परवल 60 टका किलो था, जो अब 120 टका किलो जो है वो मिल रहा है। रेट आपके परवल के स्क्रीन पर इस वक्त आप बांग्लादेश में क्या है वो देख सकते हैं। इसी तरीके से करेला 70 टका किलो था, जो अब 120 टका किलो हो गया है। बैंगन 140 टका किलो था, अब 200 टका किलो हो गया है। भिंडी 60 टका किलो था, अब 120 टका किलो भिंडी के दाम जो है वो पहुंच चुके हैं। वहीं चिकन की बात करें तो चिकन 170 टका किलो मिलता था बांग्लादेश में, लेकिन अब ये 220 टका प्रति किलो जो है वो मिल रहा है। और अंडा जो 150 टका दर्जन के भाव से बांग्लादेश में कुछ महीने पहले मिलता था, वो अब 200 टका के दाम पर जो है वो बांग्लादेश में मिल रहा है। तो बांग्लादेशी टका में भी भारी गिरावट आई है। भारत का 1 रुपया बांग्लादेश का 1 टका 41 पैसा हो चुका है। इसका मतलब 100 भारतीय रुपए बांग्लादेश के 140 टका 63 पैसे के बराबर हुए। पाकिस्तान में हमने देखा था कि जब उनकी डेप्ट पेमेंट डिफ़ॉल्ट होना शुरू हो गई, बिजली की बिल बढ़ना शुरू हो गए, राशन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस था, गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा था, एंगर था। वही चीज़ जो है कमोवेश अभी बांग्लादेश में हो रही है। और बांग्लादेश वो कंट्री है जिसकी जो पर कैपिटा इनकम की हम बात करते हैं वो इंडिया से ज़्यादा अच्छी थी, पाकिस्तान से बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो इन्होंने जिहाद का रास्ता चुना है, रेडिकलिज्म का, एक्सट्रीमिज़म का, और हिंदुओं के खिलाफ जो ये लगातार ह्यूमैनिटी शामिल है उसमें लगातार अत्याचार कर रहे हैं, तो इसकी जो इमेज है वहाँ के लोगों की, ये भी बहुत बुरी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में गिर गई है।